ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में सपोज लाइक एज वी डिस्कस्ड, so what we are discussing like how do we use Newton's law of motion in everyday's life, correct? So as we know, like we go and buy some articles every day, we carry some weight here to there, like in the table, like we keep so many books and we displace from one place to another place. लेकिन क्या होगा कि अगर हम उस टेबल पे 4 बुक की जो जाए 100 बुक्स या 400 बुक्स रख दे, 400 बुक्स की कीप ऑन दैट टेबल, तो दो बातें होंगी, एक तो हम खुद नहीं उठा पाएंगे, करेक्ट, और दूसरा हम क्या नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वो टेबल भी टूट जाए। क्यों टूट जाएगी? आखिर क्या चाहिए तुमको किसी भी बुक को उठा करके यहाँ से वहां रखने के लिए? बुक पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी रेस्ट में रहेगी, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, उसके वेट के बराबर नॉर्मल फोर्स तुम प्रोवाइड कर दो, करेक्ट, तो तुम उस बुक को उठा लोगे, करेक्ट। अगर तुमने उसको नहीं उठाया तो क्या होगा, उसका मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। जैसे तुम समझो 10 बुक को तुम रख दो टेबल के ऊपर, तो टेबल क्या होगी, टूट जाएगी, और वो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तुम्हारे mg के बराबर उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जो उसके मॉलिक्यूल से जो भी है, तो ब्रेक होकर के उसके नीचे बुक जमीन पे गिर जाएगी, करेक्ट। बट क्या होगा, जमीन उसको वो नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर पाएगी विदाउट ब्रेकिंग। अभी हम थोड़ा सा ब्रेकिंग और इलास्टिसिटी कांस्टेंट और वो क्या कहते हैं यंग्स इलास्टिक उस चैप्टर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कई लोगों को देखोगे, पहले तो लोग कुएं से बाल्टी खींचते थे, अब तो बहुत पुराना एग्जाम्पल हो गया, किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है तो खींचते हैं। हम सामान उठाते हैं, हम बाहर जाते हैं तो सामान लेकर के आते हैं, तो हमारा ये जो दिमाग चलता है कि अच्छा इस सामान को उठा करके ऐसे रखना है, हमें कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे प्रोवाइड करना है। जब हम टेबल को हमें सरकाना होता है, since we have the friction, we don't have the frictionless what you say surface, तो जाहिर सी बात है कि हमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है। अदरवाइज क्या होता, कि स्लिपरी होता और हम जस्ट पुश करते और क्या होती है, हमारी टेबल क्या होती, मूव हो जाती, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आई कंसिडर देयर इज नथिंग, नो कंफ्यूजन। तो तो हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो हमको पता लग गया कि हमें क्यों हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम समझते हैं कि हमें क्यों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, इफ यू आर टारगेटिंग सम मेडिकल एग्जाम, और इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग लाइक आवर लाइक क्लास 11th और क्लास 12th एग्जाम। तो अब तुम बताओ मुझे कि क्यों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इतना इंपॉर्टेंट है? अरे हाँ, मैंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो की ही नहीं, रिएक्शन फोर्स की कहाँ जरूरत होती है। जब हम चलते हैं ना, देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, करेक्ट, क्या होता है कि जहां से हम पृथ्वी मतलब अर्थ को, जो लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे हम ढकेलते हैं, लाइक वी पुश द अर्थ बैक साइड एंड देन अर्थ इन द रिएक्शन फोर्स दे पुश अस फ्रंट साइड। ये पता है ना सभी को? यस सर। यस सर। करेक्ट। ये तो सबसे हमारा सिंपल एग्जांपल है। तो अब बताओ कि हमें स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरत है? फ्री बॉडी डायग्राम। Not free body diagram. I am talking about free body diagram तो नेक्स्ट है। अब हम सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तुम्हें क्यों लगता है? अब तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी ने पढ़ लिया होगा, किसी ने वेव्स पढ़ लिया होगा, किसी ने कुछ पढ़ लिया होगा। तो बहुत सिंपल है यार। वेव्स बस पढ़े हैं। वेव्स पढ़ चुके हो? हाँ। तो वेव्स में जो एनर्जी होता है वर्क डन कैसे निकालते हो? फोर्स की जरूरत होती है ना, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और तुम्हारा जो मूवमेंट है किस डायरेक्शन में है। देन एफ डॉट डी एक्स विद दैट फॉर्मूला लाइक यू गेट द वर्क डन, करेक्ट। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो फिर कैसे तुम कर पाओगे, है कि नहीं?
अब जैसे मैं चलता हूँ इस ब्लैंक पेपर पे ही मैं मेरा पेन, हाँ। तो जैसे मैंने ये ब्लॉक को रखा, ये है, सॉरी बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है, चलो मैं फिर से करता हूँ इसको इरेज करने की बजाय। इस ब्लॉक को मैंने इस अर्थ पे रखा, करेक्ट। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। तो हमने बताया था ना तुमको, ये लिख लेना या मैं लिख करके अब शेयर कर दूंगा। फ्री द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल इट्स कॉन्टेक्ट। हाउ मेनी कॉन्टेक्ट दिस गाय इज हैविंग? ओनली दिस। अच्छा ये बताओ नॉर्मल फोर्स क्या कैसे कैसे लग सकता है, ये सब मैं अभी कवर करूंगा। टुडे जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं लिखवा भी दूंगा और सारी चीजें बता भी दूंगा। तो जो सरफेस है, करेक्ट, ये सरफेस यहाँ है ना, सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा इसका नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये इसको नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएगी? तो ये जो सरफेस है, सरफेस इस साइड है, तो इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हुआ तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन। इसके ऊपर mg लगा क्या? अब अगर ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सरफेस का, तब तो यार ये अर्थ हो गई। इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना बहुत मुश्किल है। अगर ये टेबल होगी तो, जो कि हमारा एक एग्जांपल था, 4 टेबल के 4 पांव थे, इसमें क्या होगा? इसका जब हम टेबल बनाएंगे और इसके 4 पांव बनाएंगे, लाइक 4 लेग्स, एवरी लेग विल गेट द अपवर्ड डायरेक्शन सम नॉर्मल फोर्सेस। अगर ये आइडेंटिकल है चारों पैर और ये बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, तो ये चारों नॉर्मल फोर्स एन डैश हम कहेंगे इक्वल हो गए, सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये कहीं बीच में नहीं रखा हुआ है, ये साइड में रखा हुआ है, कुछ है, then definitely like these will vary and again। बट अभी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें हम, हाँ, इसको कॉन्टेक्ट से अलग कर दिए। अब कौन सा फोर्स लग रहा है? एन लगा है इसके ऊपर, इसने लगाया इसको, और इसकी जो सरफेस की आउटवर्ड डायरेक्शन था वो क्या है? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ सरफेस है, कॉन्टेक्ट की जगह इसके नीचे ओपन है, ये क्या लगाएगा? यहाँ नीचे एन, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा? जो इसका, मनीष याद है तुमने क्या गलत किया था? तुमने इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, टेबल के फ्री बॉडी डायग्राम में तुमने ब्लॉक का वेट भी ऐड कर दिया था। सपोज इस ब्लॉक का स्मॉल mg है और इसका कैपिटल mg है। एवरीथिंग यू हैड राइट। मनीष सर वो पुली का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो उसकी वजह से आदत हाँ? हो गई है। जैसे क्या? पुली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पुली के। हाँ बिल्कुल, पुली के भी करेंगे हम, पुली भी होंगे। हाँ तो उसकी उसमें भी सबका फोर्स लास्ट ब्लॉक पे आना पड़ता है नीचे वाले, तो उसी से। नहीं, उसमें भी ऐसा नहीं होता। पुली में क्या होता है, देखो पुली के पास क्या होता है कि पुली के पास जो स्ट्रिंग होती है, करेक्ट, सपोज ये पुली है और इसके ऊपर 2 ब्लॉक है। नॉर्मली तुम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करेक्ट। इसके साथ क्या होता है? पुली कैन पुल, इट कैन नॉट पुश, करेक्ट। तो इसको हम क्या करते हैं जनरली, तुम चाहो तो यहाँ से भी कट कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ी सी इसके साथ रस्सी कट कर देते हैं। इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो पुली क्या खींच रही है? पुली इसको खींच रही है किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो यहाँ जो टेंशन टी लगेगा ऊपर की तरफ। इसके साथ वेट क्या है इसका? mg। इसको और किसी चीज से मतलब नहीं है, इसके ऊपर यही 2 फोर्स लग रहे हैं। अगर इसको ऊपर खींचना है इस ब्लॉक को, ये सपोज ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, अगर ब्लॉक ए को तुमको पुल करना है, इफ यू वांट टू पुल ब्लॉक ए बाय ब्लॉक बी बाय एनी मींस, if there is no block B also, by any mean if you want to pull block A upward direction, then your T should be greater than mg, correct। अगर तुम्हें इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो क्या होना चाहिए? mg should be greater than T। समझ गए? अब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मान लो नॉर्मली क्या होता है, ये पुली ऐसे कनेक्टेड होती है, ठीक है। सोचो अगर ये भी स्ट्रिंग है तो ये हो गई पुली। अगर पुली मॉसलेस है तो इसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल, नॉर्मली पुली मॉसलेस होती है तुम लोग के एग्जांपल में। अगर नहीं है तो, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग पर टेंशन सेम ही होगा, तो ये टेंशन टी हो गया इस रस्सी के कारण। और जो एक स्ट्रिंग थी ऊपर की तरफ,
ये टी डैश मान लो, ये दूसरा कुछ टी है, क्योंकि ये वैल्यू दोनों की सेम नहीं है। इसके ऊपर जो इसका वेट है वो क्या होगा, पुली का, तो हम कह रहे हैं मास ई इंटू जी। ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, सारी चीजें हम फिर से देखेंगे, आज जस्ट इंट्रोडक्शन। ये बात समझ में आ गई? यस सर। दीप्ति एंड अनुज, तुम्हें पता है क्यों ये टी ही है? क्या ये ज्यादा कम भी हो टेंशन सकता था? हाँ से किस टी की बात कर रहे हो, टेंशन की? हाँ, ये टेंशन टी की। सर क्या ज्यादा कम? ये कैसे दोनों साइड में टेंशन टी ही है, क्यों? ये क्या कुछ ज्यादा कम नहीं हो सकता था? इस साइड T1 है, इस साइड T2 है। मान लो इस साइड अगर T की वैल्यू 10 न्यूटन है, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, तो अभी हम तुमको ऐसे, और इस साइड 20 न्यूटन क्यों नहीं है टेंशन की वैल्यू? क्यों टेंशन T ही है? अरे यार, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था तुम्हारे लिए डे टू डे क्वेश्चन में यार। आज दे दे क्या ये कल के लिए? सर सेम स्ट्रिंग में सेम ही टेंशन रहता है। ऐसा नहीं है। सर एक ही स्ट्रिंग है ना, डबल स्ट्रिंग रहता तो फिर टेंशन डबल हो जाता। जरा कोई भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन अगर तो कोई भी बुक खोले हो तुम लोग के पास एनसीईआरटी या सर कुछ अभी भी तो है? खोल, कोई भी नहीं है? बोलिए अभी सर। मैं खोल दूं? डीसी पांडे है। हाँ, डीसी पांडे का कोई भी क्वेश्चन देखो, उसको जरा हमको रीड करके बताना। पुली के लिए। हाँ, In the system shown in the figure, all surfaces are smooth. String is massless and बस inextensible. बस 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 Fine. बस। इतनी सी बात फिर से पढ़ो। In a system shown in the figure, all surfaces are smooth. String is massless and inextensible. आपको समझ में आया क्यों? हाँ सर। क्या? सर वो स्ट्रिंग अगर हमेशा टी मासलेस होता है। हाँ, टी अगर ये अब अनइक्वल कैसे हो रहा है होता। हम बताते हैं। सोचो कि हम स्ट्रिंग का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो क्या हमको करना पड़ेगा? थोड़ी सी स्ट्रिंग को कट करना होगा। सोचो यहाँ से यहाँ, सोचो हमने ये dx लेंथ की स्ट्रिंग को कट किया है, dx लेंथ की स्ट्रिंग है ये, करेक्ट? अब इसमें क्या है, नीचे की तरफ ये खींच रही है, तो इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ से क्या है ये तुम्हारा, ये इसको ऊपर खींच रही है, तो ये ब्लॉक छोड़ देगा क्या? इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा क्या होगा, नीचे की तरफ T, ऊपर की तरफ क्या होगा, मान लो T डैश होगा। सिंस दिस, ये स्ट्रिंग है ये, ठीक है, ये मत सोचना कि हमने बता दिया है, सॉरी, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम मैंने नहीं बनाया। T है और ये ऊपर की तरफ T डैश है, ठीक है। अब ये सोचो ये dx लेंथ है, करेक्ट? अगर ये मासलेस है, ठीक है, और ये बैलेंस्ड है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, करेक्ट, तो क्या होना चाहिए, टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 0 इंटू जो भी एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू 0, तो टी डैश इज इक्वल टू टी। हो गया? हर जगह इस पूरी क्या कहते हैं, इस पूरी स्ट्रिंग में क्या होगा, मास। तुम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कई जगह, एससी वर्मा में भी है, एक ऐसे प्लेन होगा, उस प्लेन पर ये कभी सरफेस स्मूथ भी हो सकता है और कभी वो भी हो सकता है, उस पर एक चेन लटकी होती है। किसी ने किया ये क्वेश्चन? यस सर। और इस चेन का दिया होता है कि पर लेंथ मास m दिया होता है। उस क्वेश्चन में जो टेंशन होता है, टेंशन वेरी करता है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, है कि नहीं? अगर इसी का मास m होता तो क्या हो जाता, तो इसका जो ये टी डैश होता और इसके साथ m इंटू डी एक्स, ये हो गया मास। अगर मास क्या कहते हैं, इस स्ट्रिंग का मास m पर यूनिट लेंथ होता, करेक्ट, मास m पर मीटर, तो तुम्हारा क्या हो गया, m इंटू डी एक्स हो गया ना, तो m इंटू dx इंटू जी, तो तुम्हारा क्या होता, t डैश माइनस टी
इज इक्वल टू, ओ सॉरी, माइनस माइनस, अरे यार मुझे इरेजर लेना ही पड़ेगा। गाइस आज बहुत इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। लाइक आई जस्ट वांट यू टू फील m dx इंटू जी। अगर ये सब कुछ सारा सिस्टम क्या करते हैं, रेस्ट में है, तो क्या होना चाहिए, जीरो। अगर हम इसी सिस्टम को हमने अगर यहाँ पे इसको जो हमने जिस सरफेस से लगाया है, अगर इसको हमने एक लिफ्ट में लगा दिया होता, क्या होता, ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये क्या होता, dx इंटू एम, ये हो गया मास, इंटू अगर एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन a, तो ये जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी एक्स टी डैश इक्वल टू टी प्लस एम इंटू डी एक्स इंटू जी। तो अगर हमको इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता तो यहाँ T1 होता और यहाँ कुछ और होता, और फिर क्या होता तुम्हारा, इस पुली के कारण भी इस पुली का वेट भी इसके अंदर ऐड होता क्या, कितने लोग कहते हैं होता, सर नहीं होता। क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। अगर सोचो कि हमको पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता और ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं होती, तो क्या हमारे को इस क्या कहते हैं, इसके पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में हमें स्ट्रिंग का मास भी ऐड करना पड़ता? सर अगर जब मासलेस नहीं होता तो तब तो ऐड करते, नहीं मासलेस तब भी क्या करता है, ये नहीं। इसको एन फोर्स ऊपर की तरफ देता है, इसको एक सिस्टम की तरह मान करके, करेक्ट। इसके लिए क्या है, ये पुली जैसे तुमने ब्लॉक को रखा हुआ वैसे पुली के ऊपर ये क्या है, ये जस्ट रस्सी की तरह इकट्ठी की हुई है, तो तुम कह देते कि इसके ऊपर एक एन फोर्स है। ये तो टी डैश, ये यहाँ से टी डैश हो गया, यहाँ से टी हो गया, यहाँ से T2 हो गया। अब चूंकि ये दोनों सेम लेंथ है, जहां से जस्ट जहां से कटा हुआ है, करेक्ट, तो हमारे ये दोनों वैल्यू यहाँ पर, क्यों, क्या कहते हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये तो ये जो जो पुली है, ये जो स्ट्रिंग है, ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं आता। फिर जो इतनी छोटी सी रस्सी है, इसका एक अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते थे तुम चाहते तो। इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी तक नहीं देता, लेकिन तुम लोग समझो, मतलब लाइक यू नीड टू फील द फिजिक्स। फिजिक्स इज नथिंग लाइक व्हाटएवर इट रन्स ओवर द प्रिंसिपल, राइट। जो भी प्रिंसिपल है, जो भी लॉ है बनाए गए हैं, ये उनके थ्रू ही रन होगी। ऐसा नहीं कि हमें फील होता है, जैसे कि हमने टेबल के ऊपर फील कर लिया कि जो इसका जो मास है, जो इसका जो एक्सेलरेशन है, ऐसा होना चाहिए, इस कारण से ऐसा हो गया। इस कारण से हमारा जो ब्लॉक का जो वेट है वो भी टेबल के फ्री बॉडी डायग्राम में ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि एक बहुत अच्छी बात लिखी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए, इसमें क्या नाम से, एच.सी. वर्मा में। अगर तुम लोग देखो तो मैं जनरली एच.सी. वर्मा को फॉलो करता हूँ। एक वही बुक है जिस डीसी पांडे भी है। डीसी पांडे मुझे लगता है कि बिना बात के कॉम्प्लिकेटेड करते हैं चीज को। They are also very good. Decide the system working with Newton's first and second law. इसमें लिखा है स्टेप 1 डिसाइड द सिस्टम। पहले तुम्हारा सिस्टम क्या है ये डिसाइड करो। सेकंड आइडेंटिफाई द फोर्सेस, मतलब जिस सिस्टम को या जिस ब्लॉक को या जिस पर्टिकुलर चीज को तुमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आज हम बहुत शॉर्ट रखने वाले थे, फिर भी हमारा लेंथ तो थोड़ा बढ़ गया, फिर भी हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द फोर्सेस, उन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो। थर्ड क्या लिखा है, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। जब तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये ब्लॉक जो है, जैसे ये ब्लॉक अगर तुम देख रहे हो क्योंकि टेबल पे रखा हुआ है, अगर इस ब्लॉक को ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, तो इसके पास सिर्फ दो फोर्स है। एक है एन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके पास कोई और कॉन्टेक्ट है ही नहीं अगर ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है। अगर ये फ्रिक्शन है तब तो डेफिनेटली लाइक देयर मे बी अ फोर्स लाइक बैकवर्ड और फ्रंट डायरेक्शन। अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, फ्रिक्शन हम अलग से लेंगे। सपोज इधर इज अ फ्रिक्शनलेस, तो हमारे पास सिर्फ दो, मेरा पॉइंटर आप लोग को दिख रहा है, करेक्ट।
माउस का पॉइंटर, यस सर। ठीक है, तो ये समझ रहे हो ना। तो एन और एम जी यही दो फोर्सेस हैं। तो ये क्या कर सकता है, ये कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता है। अभी मैंने बता दिया, ये मैंने सोचा था कि एक क्वेश्चन रखूंगा कि एक बड़ी लंबी सी टेबल रखूंगा एल लेंथ की, उसके पीछे मैं रखूंगा क्या कहते हैं ब्लॉक, और नीचे एसोलेशन लगा दूंगा, और मैं पूछूंगा कि भाई ये कितनी देर में इस लेंथ से उस लेंथ तक पार कर जाएगा। एक ब्लॉक को आगे रखूंगा, एक को पीछे रखूंगा, एक को बीच में रखूंगा। एनीवेज चलो कोई बात नहीं है, उस क्वेश्चन का मतलब नहीं होता। ठीक है, तो मुझे लगता है आज हमारा डिस्कशन इतना काफ़ी है। फिर हम कल से हम क्वेश्चंस और क्या कहते हैं इसको और डीपली समझेंगे विद एग्जांपल्स। मैंने काफ़ी एग्जांपल दे दिए हैं, और कोई एग्जांपल बचता है? हाँ, एक बचता है, ये जो पुली हो गई ना, एक होता है क्वेश्चन रॉड का। जैसे इसी पुली को अगर जो हमने, दो वॉल्स के बीच में होती है। कोई नहीं, इस पुली को हमने रॉड से कनेक्ट कर दिया, या सोचो कि अगर हमने यहाँ पे इस पुली से जो स्ट्रिंग से जो ये ब्लॉक लटका था, हमने इस एक रॉड से कनेक्ट कर दिया इस ब्लॉक को। तो रॉड में क्या एक शक्ति होती है, इट कैन नॉट ओनली पुल, इट कैन पुश ऑल्सो। पुल का मतलब ये जो फोर्स है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम तुमने बनाया था, यहाँ जो टेंशन टी लग रहा था, तो टी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं मतलब इसके कारण ये नीचे नहीं जा सकता है, नीचे सिर्फ जाएगा तो एम के कारण जाएगा। करेक्ट। तो तुम चाहे, मैं बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर तुमने उसके अंदर रख दिया, क्या नाम से, किसी लिफ्ट के अंदर रख दिया, और लिफ्ट जो है नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, जहां पर कि ए इज ग्रेटर देन जी है, तो ये टेंशन टी 0 हो जाएगा, और ये जो ब्लॉक है कि कभी भी नीचे जो जाएगा वो सिर्फ जी एक्सेलरेशन से मैक्सिमम जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, ये सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, तुम लोग को समझाएंगे, तुम्हें समझ आ जाएगा। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो टी है, टी केवल अपर डायरेक्शन में लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये रॉड है, सॉरी ये क्या है, स्ट्रिंग है। वैसे ही ये जो है, यहाँ पर भी जो एन है, ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन ये यहाँ पे लगाया था ना, तुम लोग को शायद जो लोग कल जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया था। अब जैसे ये जो सरफेस है, अब इस S2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा फोर्स हमारा, MS2 इंटू जी। अब एन कहाँ लगेगा, जो सरफेस जहां पे टच कर रहा है एन उसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन, W3 के। हाँ, तो ये बस इतना ही है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर हमें इस S2 को आगे की तरफ मूव करना है, तो n cos थीटा, ये थीटा होगा, n cos थीटा, हमें n cos थीटा को बढ़ाना होगा, और mg cos थीटा भी आ जाएगा। ये भी थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा इस नहीं सॉरी, mg तो इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं ना, हाँ, और n sin थीटा क्या होगा, ये बैलेंस कर देगा। करेक्ट। अब तुमको ये सोचना है कि तुम n की ऐसी वैल्यू कैसे लेके आ सकते हो कि n sin थीटा इसको बैलेंस कर दे, तो ये क्या होगा, ये इसी पॉइंट पर रेस्ट कर जाएगा और आगे की तरफ चलता चला जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम? सर वो नीचे नहीं आएगा? तुम बताओ नीचे आएगा कि नहीं? सर mg का कंपोनेंट आएगा तो उसी वजह से नीचे आएगा। हम करते हैं ना, n sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। ठीक है, और n cos थीटा यस सर। इक्वल टू ma, अगर सोचो इस डायरेक्शन में a है। अब इस a का भी तो कंपोनेंट होगा, जो तुम नीचे देखने की कोशिश कर रहे हो वो क्या है, ये थीटा है, a sin थीटा से नीचे आएगा, और a cos थीटा से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है सर।
अब तुम कहोगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे जाएगा? जाहिर सी बात है इस वेज को हमने कोई फोर्स लगाया होगा पीछे से F। अब इस वेज का तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कहेगा ये लगा है F और ये लगा है W3, मतलब अगर सोचो M3G हो गया इसका वेट, और इसके ऊपर N लगेगा जो कि तुम्हारा सरफेस लगाएगा, वो होगा N, सॉरी N डैश कर दो क्योंकि सरफेस से, और N जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है इस एंगल पे, सॉरी अंदर की तरफ आएगा ना क्योंकि तुमने इसको बाहर की तरफ दिया, तो ये तुम्हें कहाँ लगाएगा अंदर की तरफ। यस इसका कांटेक्ट अंदर। अब तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें F की वैल्यू निकाल दोगे तो तुम जो चाहते हो तो ये नीचे तो आएगा ही आएगा, बस ये कि आगे की तरफ चलता चला जाएगा, तुम्हें लगेगा फील होगा कि आगे जा रहा है, आगे भी जाएगा और इन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तुमको दिखाई देगा ये ऐसे जा रहा है, बट ये इसका एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में भी होगा इस डायरेक्शन में। तो तुमको अगर ये जानना है कि ये इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है, ये लेंथ L है, तो ये लेंथ L कितनी देर में कवर कर लेगा, तो तुम्हारा जो ये कंपोनेंट होगा A sin थीटा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये A sin थीटा, इसको L लेंथ को, चलो कोई बात नहीं यार ये सब अभी करवाएंगे अभी हम, क्यों अभी से हम इसको इतना आगे जाएं। दीप्ति समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओहो कोई, ठीक है ठीक है, तो इतना था हमारा आज का क्लास। तो हम कल फिर आई विल ट्राई टू गेट अराउंड क्या कहते हैं 7:30 अराउंड, ओके, सो बी देयर। हाँ तो हमारा जो नेक्स्ट था, तुम लोग बिकॉज यू हैव बीन रेगुलर राइट गाइस, तो देखो जैसे जैसे मेरा बैच अभी और भी कई सिटीज़ के लोग ज्वाइन करने के लिए हैं फुटबॉल वगैरह, जब भी हम एक्सपेंड करेंगे, करेक्ट, इफ यू गाइज आर रेगुलर लाइक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बट एज दिस बैच going to expand there will be some fees for the next like those who are going to join after you guys anyways। तो मैं जो कह रहा था ये कह रहा था सिंस यू गाइज आर रेगुलर करेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अब कहा कि डोंट कॉल मी सर बिकॉज आई वांट दिस रिलेशनशिप वेरी प्रोफेशनल, आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड LCR सर, तो मैंने अपना नाम दिया है LCR। अच्छा तुम लोगों ने मेरा एक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा करेक्ट, जिसमें मैंने बताया कि सिर्फ तुम मेरे क्लास के नाम को याद रखो LCR। कितने लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ चुके हैं? कोई पढ़ लिया है? सर क्लास 10th में था। ओके अच्छा, कितने लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट पढ़ चुके हैं, CR और LR सर्किट? तो 12th में है। 12th में है शायद, तुम लोग भी 12th में गए नहीं हो ना? हाँ तो नहीं पढ़े हैं। आ गए 12th में, पढ़े नहीं। 12th में आए हो ना तो भी पढ़े नहीं। अब, तो उसमें एक बहुत क्वेश्चन होता है कि तो अच्छा चलो तुमने वो पढ़ा है ना अल्टरनेटिंग करंट, तो तुमने उसमें पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप, करंट और वोल्टेज में कौन होता है फॉरवर्ड मूविंग या कौन लीड करता है कौन लैग करता है, ये क्या कोई टर्म याद है तुम्हें? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है या कुछ फेज, तो ये सब आएगा आगे। नहीं, तो तुम अगर तुमने उसका ग्राफ अगर तुम देखोगे मैंने बनाया है, एल में कैसे फॉलिंग है उसमें राइजिंग है,